डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है डिपेंड करता है किस पे? कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब के अकॉर्डिंग जो है ये देखा गया कि जब दो सिंगल चार्ज होते हैं, ये भी मान लेते हैं पॉजिटिव, और एक दूसरे से कितने दूर पर रखे हो, मान लेते हैं ऐसे रखा हो, ये भी पॉजिटिव। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे मान लेते हैं r है। ये चार्ज हो गया Q1 और ये चार्ज हो गया Q2। चार्ज Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? along द लाइन होगी। Q1 जब Q2 पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन along द लाइन होगी। बट जब 1 पे फोर्स लगेगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर F12। क्या लिखा हमने? F12। इसका मतलब क्या हुआ गया? Q1 पे किसने फोर्स लगाया? Q2 ने। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे F21, इसका मतलब क्या हुआ कि Q2 पे किसने फोर्स लगाया? Q1 ने। F21 का मतलब क्या हुआ? Q2 पे किसने फोर्स लगाया? Q1 ने फोर्स लगाया। दैट्स क्लियर। सो फोर्स की डायरेक्शन, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? बाय द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर 1 से 2 की तरफ है तो 1 2। क्या लिखेंगे? 1 से 2 की तरफ है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 2। और इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है? 2 से 1 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, 2 से 1 की तरफ, तो हम यहाँ लिखेंगे, कैप लगा दिया, R21। सो इन वेक्टर फॉर्म में हमने कैसे लिखा है इसको? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ये क्या हो गया? फोर्स का मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया। लेकिन जब हम इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा F12, इसे यूज किया, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया। और हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? R21 कैप। तो इस तरह से ये फोर्स किस में हो गया? इन वेक्टर फॉर्म। तो हमने क्या लिखा? कूलम्ब लॉ को इन वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। ठीक उसी तरह से F21 हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। मैग्नीट्यूड हो गई, डायरेक्शन हम क्या हो गया? 1 2, लाइक दैट। आप यहाँ कंपैरेटिवली देख रहे होंगे कि ये दोनों फोर्स आपस में क्या है? इक्वल हैं। कंपैरेटिवली आप देख रहे होंगे कि ये दोनों फोर्स आपस में क्या है? इक्वल हैं। इसका मतलब ये फोर्स इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इस तरह से ये क्या करता है? न्यूटन थर्ड लॉ को वेरीफाई करता है। इट इज वेरीफाइड या वेरीफाई न्यूटन थर्ड लॉ। ये तो बात हो गई कि हमने न्यूटन थर्ड लॉ वेरीफाई कर लिया, ये समझा लिया कि कूलम्ब लॉ को हम कैसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इसकी फायदे क्या हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि कूलम्ब ने इसमें खास बात समझाई थी। सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हो, अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 चार्ज थे, हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हो। सपोज करते हैं कि ये क्या है? Q1, ये है Q2, ये हो गया Q3, और ये सभी की सभी क्या है? पॉजिटिव हैं। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। प्रॉब्लम? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ यहाँ पे हम ये ढंग से नहीं बता सकते कि नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ। बात हमारी समझ में आ रही है? यहाँ पे हम ये नहीं बता पाएंगे कि नेट फोर्स कितना हुआ, क्योंकि यहाँ तो 3 चार्ज हैं। तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर हमने एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज की।
क्या यूज़ किया हमने यहाँ पर? एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज़ किया, और उस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? रेफरेंस सेट किए। क्या सेट किया? रेफरेंस सेट किया। यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया जाता है कि Q1 पे हमें नेट फोर्स फाइंड करना है। हम डिसाइड कर सकते हैं Q2 पे नेट फोर्स फाइंड करनी है, या हम डिसाइड कर सकते हैं कि Q3 पर नेट फोर्स फाइंड करनी है। इट मीन्स, लिसन केयरफुली, अगर हमने कहा है कि Q1 पे फोर्स नेट फाइंड करना है, इसका मतलब Q2 Q3 आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड दिस? अगर मैंने कहा कि Q2 पे नेट फोर्स फाइंड करना है, इसका मतलब Q1 Q3 आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अगर मैंने कहा Q3 पे फोर्स फाइंड करना है, इसका मतलब Q1 Q2 आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। सो लेट स्टार्ट, कि मुझे ये करना है कि Q1 पे नेट फोर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन्हें लाइन से ज्वाइन कर देंगे। पहला काम क्या करना है? इसे लाइन से ज्वाइन कर देंगे, और इस लाइन को ज्वाइन करते हुए बहुत केयरफुली ज्वाइन करेंगे, और इस लाइन को ज्वाइन करते हुए इसे आगे की तरफ इंक्रीज कर दीजिएगा। इस लाइन को ज्वाइन करते हुए इस लाइन को थोड़ी आगे की तरफ इंक्रीज कर देंगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इनके बीच में जो लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कूलम्बियन फोर्स है, इनके बीच में जो लगने वाला जो कूलम्बियन फोर्स है, वो कैसे वर्क करता है? एलॉन्ग द लाइन वर्क करता है। सो Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? F1/2, F12। Q1 पे किसने फोर्स लगाया? Q3 ने, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? F13। और इनकी बीच की डिस्टेंस क्या है? R12, और इनकी बीच की डिस्टेंस क्या है? R13। आप लिख सकते हैं, आपका मन करता है R21 लिखने का, R31 लिखने का, लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके, नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस फोर्स की डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है, ये हो जाएगा 2 1 कैप। इस फोर्स की डायरेक्शन 3 से 1 की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होगा? 3 1 कैप। So we can write F13 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 by distance क्या लिया? R13, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? R3 कैप, लाइक दिस। और अगर हमने इस वाले फोर्स को लिया F12 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12, डायरेक्शन क्या हो गया? R21 कैप। और आप सभी जानते हैं कि फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए हम वेक्टर अलजेब्रा यूज करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, फॉर फाइंडिंग नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, we can use vector algebra. We can use vector algebra. Okay, how much vector algebra? Law of parallelogram, law of triangle vector of addition, like that. सो इनके बीच का एंगल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उस तरह से हम यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करके नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हम इसे क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बेस पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F13 प्लस F12, लाइक दिस। इस तरह से हम नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, इस प्रिंसिपल को हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। और यहाँ अगर इन दोनों फोर्सेस के बीच की एंगल फाइंड हो,
तो हम क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। एक छोटा सा डेमो देखते हैं, और उस डेमो को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेगुलर ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं। ओके, हमने एक स्क्वायर लिया, क्या लिया, एक स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर ले लिया। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे हमने चार्ज प्लेस कर दिया Q1, ये चार्ज हो गया Q1। ओके, वी कैन राइट हियर, चार्ज दिया Q1। यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया Q2 और यहाँ पे प्लेस कर दिया Q3। स्क्वायर है तो नाम रख लेते हैं A, B, C एंड D। सो अब अगर स्क्वायर है तो इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी। वेरी गुड। सो इस फोर्स, ये चार्ज जो Q2 है वो भी पॉजिटिव, और सारे चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। सारे चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लाइन ज्वाइन किया गया, इसी लाइन को हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया तो फोर्स क्या हो गया, Q3 ने किस पे लगाया, Q1 पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3। Q2 ने किस पे फोर्स लगाया, Q1 पे। ये फोर्स हो गया F12। और आप देख सकते हैं कि इनके बीच की एंगल थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90। तो रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का वेक्टर एडिशन होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये देखा कैसे हम वर्क करते हैं। R की वैल्यू का मतलब हो गया नेट फोर्स, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, F। नेट फोर्स मैग्नीट्यूड में हम फाइंड करेंगे √a मीन्स, सपोज कर लेते हैं ये वाला वेक्टर A है, हमने यहाँ पे लिखा F12 प्लस B का मतलब ये वाला वेक्टर F13 प्लस 2 F12 F13 एंड cos 90। और आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। सो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब आपके पास नेट फोर्स कितनी बचेगी, F12² प्लस F13²। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम सपोज कर लें कि Q1, Q2, Q3 ये सभी क्या है, इक्वल है। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया, से कर लिया। से का मतलब लेट करना या मान लेना। मान लिया कि सभी की वैल्यू क्या है, सेम है। सो वी कैन राइट हियर 1/4πε0 Q1 Q2। पहले क्या है, Q1 Q2, तो Q1 Q2 बाई R², बीच का डिस्टेंस R² प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R²। अब इनका हमें स्क्वायर करना है तो हम इसका स्क्वायर भी कर देते हैं। ये हो गई बात। फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, हमें यहाँ पे Q1 Q2 दोनों की वैल्यू सेम है तो ये क्या होगा, Q² हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q² बाई R²। फिर हम भी करते हैं, ये न्यूमेरिकल छोटा सा आप इंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ भी क्या होगा, 1/4πε0 Q² बाई R² होल स्क्वायर। ओके, आप देख रहे हैं कि ये दोनों पैरामीटर सेम है। सो वी कैन राइट हियर लाइक दिस, 2 ऑफ दिस 1/4πε0 Q² बाई R² और ये होल स्क्वायर। अब इसे आप मैथमेटिकली सॉल्व कर दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q² बाई R² इंटू √2।
ये हो जाएगा इस पूरे टर्म का नेट रिजल्टेंट फोर्स, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द डायगोनल ऑफ दिस। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर F12 और F13 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, इसीलिए इसकी डायरेक्शन अलोंग द लाइन हो सकती है। ये आपका F नेट हो जाएगा, हम इसे क्या कहेंगे, F नेट, ये डायरेक्शन हो जाएगी उसकी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चार्ज के एक रेगुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उसमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा करके उसके रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। अगर चार्जेस की अगर प्लेसेस अगर बदल दिए जाएं तो इस तरह से क्या होता है कि हम यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की नेट फार्मूला, ये जो फार्मूला है उसे हम यूज करके अलग अलग पैटर्न की, कभी ट्रायंगल हो सकता है, कभी हेक्सागन मिल सकता है, कभी पॉलीगन मिल सकता है, कोई भी ऐसी रेगुलर ज्योमेट्री मिलेगी जिसके अकॉर्डिंग हम इस टर्म को यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। इस तरह से हम ये कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।